नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी स्टडी में। शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आज के 13 जुलाई के करंट अफेयर्स की। सो आप सभी रेडी हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ में, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको उन्हें नोट करना पड़ेगा अगर आप करंट अफेयर पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और चलते हैं 13 जुलाई के करंट अफेयर की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर भारत की नई राजदूत बना दी गई है पोलैंड में और इनका नाम है नगमा मलिक। तो आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर एम्बेसडर से क्वेश्चन बनता है तो नगमा मलिक जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है नगमा मलिक जी को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पोलैंड की जो कैपिटल है वो है आज का आपका पहला प्रश्न, आपको जिसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोलैंड की कैपिटल क्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन को बनाया गया है फेडरल बैंक का अगला एमडी और सीईओ। तो अब ये पदभार संभालेंगे यहाँ पर। तो श्याम श्रीनिवासन इनका नाम हो जाता है एमडी और सीईओ। आने वाले कुछ वर्षों तक, लगभग 3 साल तक का इनका कार्यकाल बताया जा रहा है, तो आने वाले कुछ वर्षों तक ये कार्यकाल अपना संभालेंगे। तो श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ हो जाते हैं। देखिए, आप लोग नए जो भी फैक्ट्स नज़र आते हैं या कोई ऐसी नई बात जो मैं कुछ बोल भी रही हूँ उस पर ध्यान दिया करिए और उसको नोट करिए, ताकि आपके पास पॉइंट्स हों, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें, किसी को बता सकें कि ये चीज़ें देश में चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? भाई, इस समय अगर देखा जाए व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इनकी तो सरकार ने बिल्कुल, आप कह सकते हैं, एकदम पकड़ ढीली कर दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में है और इंडिया में हमारे यहाँ प्राइवेसी का मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ होती है और किसी के भी डेटा को ईजिली लीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्राइवेसी का मुद्दा जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम अपनी प्राइवेसी के मुद्दे की अगर बात करें तो हम अपना डेटा किसी को भी लीक होने नहीं दे सकते। तो ऐसे में इन कंपनीज़ पर या इन सोशल मीडिया ये जो कंपनीज़ हैं, इन पर बहुत ही तगड़े कानून लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन इनमें और सरकार में झड़प हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है विनय प्रकाश। विनय प्रकाश जो हैं ट्विटर के शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये ट्विटर की तरफ से पक्ष इनका लेने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल सरकार ने ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी कंपनी से कहा है कि आप लोग अपनी जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन करिए, ताकि भारत के किसी भी यूज़र का डेटा लीक ना होने पाए, क्योंकि भारत में प्राइवेसी का मुद्दा बहुत ही बड़ी चीज़ है और यहाँ पर ये मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा, विनय प्रकाश जो है वो ट्विटर के नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में कितने लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है? बहुत ही शॉकिंग आंकड़े हैं, क्योंकि पिछले अगर हम दिनों से देखें इसकी तुलना करके तो 6 गुना जो है मृत्यु दर यहाँ पर बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो भुखमरी है वो बढ़ी है। ग्लोबली अगर हम देखें तो भुखमरी की जो स्थिति है और ज़्यादा ख़राब हुई है, जबकि हम प्रयास कर रहे थे उसमें सुधार करने का, क्योंकि SDG गोल जो है वो यही कहता है कि भुखमरी को कंट्रोल करना है, भुखमरी को समाप्त करना है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ऑक्सफैम एक जो कंपनी है उसने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, जिसमें बताया कि हर 1 मिनट में लगभग 11 लोगों की भूख से मौत हो जाती है। बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि हर 1 मिनट में 11 लोग और वो भी भूख से मर रहे हैं। तो सोचने की बात है कि आप अगर नज़र डालिए अपने दिनचर्या पर, तो आप कितना खाना वेस्ट करते हैं। थाली में आपको 2 कौर भी नहीं खाए जाते, आप उसको उठा करके फेंक देते हैं, और सोचिए वहीं 2 कौर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो प्लीज़
मतलब थोड़ा सा बच के रहिए। हमारे पहले आप थोड़ा सा अपने अगर बैकग्राउंड में जा कर के देखेंगे तो हमारी फैमिली क्या कहती थी कि खाना जो है ज़्यादा बन जाए लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज के परिवार कैसे हैं कि हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि मे भी हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसा किया जाता हो कि सिर्फ उतनी ही रोटी बनाई जाती है जितनी सबको खानी है, या फिर ज़्यादा होता है तो परिवार बैठ कर के खाता है और कोई बनाता है ताकि रोटी वेस्ट ना हो। तो ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक भी रोटी का टुकड़ा वेस्ट ना जाए, क्योंकि इतनी भूखमरी है कि लोग भूख से मर रहे हैं और यहाँ हम खाना कितना ही बर्बाद कर देते हैं। शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है ये आप और हम सब जानते हैं। तो हंगर की रिपोर्ट ये जो आई है, यहाँ पर 6 गुना मौतों की संख्या ज़्यादा हो गई है कोविड-19 के कारण, और यहाँ पर हर मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है, वो भी भूख से। तो ये आंकड़े बहुत ही शॉकिंग है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये बांग्लादेश के बहुत ही फेमस क्रिकेटर है और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अभी हाल ही में ये जिम्बाब्वे में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनका नाम है महमूदुल्लाह क्रिकेटर है इनका नाम है, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उससे संन्यास की घोषणा कर दी है और अभी ये जिम्बाब्वे में खेल भी रहे हैं। तो जिम्बाब्वे के टेस्ट क्रिकेट के दौरान इन्होंने घोषणा की है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है महमूदुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत को अपना पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन मिला है। ये तो कहाँ पे मिला है भारत को अपना पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का भारत में ये पहला गार्डन है और ये जो है ये खोला गया है देहरादून में। तो देहरादून को मिला है भारत का अपना पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन, देहरादून जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये क्यों स्पेशल है? तो यहाँ पर लाइकेन और इस तरीके की जो ये काई होती हैं इनकी कई सारी प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए कि ये जो क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं, ये फूल रहित और बीज रहित पौधे होते हैं। इन पौधों में कोई फूल और फल नहीं लगते हैं। क्रिप्टोग्राम में सभी गैर बीज वाले पौधे शामिल हैं। तो इसीलिए ये क्रिप्टोग्राम होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें इस तरह के पौधे शामिल किए जाते हैं जिनमें ना तो फूल लगते हैं, ना तो फल लगते हैं, ना ही बीज बनते हैं। तो इनको क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। इसमें लाइकेन और काई इस तरीके के पेड़ों की भी 50 से अधिक प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो ये देहरादून में हो जाता है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो एक क्वेश्चन आपसे बनता है जो कि आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफ़ा दिया था, जिसके बाद जो नया मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे और ये वर्चुअली नहीं बल्कि ये गए थे यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए। नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर देखा जाए अमित शाह जी यहाँ से इनका जुड़ाव है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्लेस है अमित शाह जी के लिए। हाल ही में इन्होंने सहकारिता मंत्रालय भी संभाला है, तो जो कि नया मंत्रालय बनाया गया है, तो अहमदाबाद में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनको राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। पंचायती राज मंत्रालय के ये राज्य मंत्री बनेंगे। तो इन्होंने कार्यभार यहाँ पर संभाला है और इनका नाम हो जाता है श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल बिल्कुल राइट आंसर है। तो कपिल मोरेश्वर पाटिल को बनाया गया है राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि ये जो कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनका कार्यभार जिन्हें सौंपा जाता है और ये मंत्रालय बहुत ही चर्चा में भी रहते, तो उनके मंत्री का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पंचायती राज मंत्री बन गए हैं फिलहाल कपिल मोरेश्वर पाटिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य डीप ओशन मिशन और महासागर संसाधनों के माध्यम से कितने बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को लक्षित करना है। ब्लू इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी हम पानी के माध्यम से, ब्लू क्या होता है, ब्लू पानी होता है, तो ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ावा देना है ताकि भारत की जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और भारत जो है वो एक बेहतर अर्थव्यवस्था बन सके, क्योंकि भारत अभी फ़िलहाल कंडीशन भारत की अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखी जाए तो बहुत ही ख़राब चल रही है। तो यहाँ पर भारत जो है 100 बिलियन की बात कर रहा है कि 100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को लक्षित करना है इस डीप ओशन मिशन के माध्यम से। डीप ओशन मिशन का जो लक्ष्य है वो है कि समुद्र की गहराई में जो खनिज पदार्थ उपस्थित हैं, जो वहाँ पर जो एक कह सकते हैं संसाधन उपस्थित है, उनका कैसे प्रयोग किया जा सके। तो इस डीप ओशन मिशन में उनकी खोज करना है और उनसे लाभ कमाना है। तो यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी और ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भारत का जीडीपी अपने आप ऊपर जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हो जाती हैं। 100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को लक्षित करना भारत का लक्ष्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021 से 2030 की अवधि हेतु नई जनसंख्या नीति लागू की है। एक नई जनसंख्या नीति लाई गई है जिसमें कुछ नई बातें बताई गई हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इसके अवसर पर ऐसा कार्य किया गया है। तो 2021 से 2030 तक की इस राज्य की ये नई जनसंख्या नीति हो जाएगी। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नई जनसंख्या नीति लाई गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और लगातार बढ़ रही है, तो थोड़ा कंट्रोल इसको किया जा सके इसीलिए नई जनसंख्या नीति लाई गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है, नई जनसंख्या नीति के कोई भी प्रावधानों को किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। तो मतलब किसी को भी ज़बरदस्ती पालन करने के लिए यहाँ पर बाधित या बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। और बाकी नई जनसंख्या नीति लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और वो भी 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, लैमूर हाथी अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ये चर्चा में है। 2005 में इसका प्रस्ताव लाया गया था, 2007 में इसको अनुमति मिली थी, उसके बाद से ये मतलब थोड़ा इसमें काम पर आप कह सकते हैं ढिलाई दी जा रही है। इसका कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है, छत्तीसगढ़ में, और बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि मानव और ये जो हाथी के बीच के संघर्ष को समाप्त किया जा सके। आप आए दिन सुनते होंगे कि मानवीय बस्तियों में हाथी घुस गए या वहाँ पर नुकसान किया, जिसकी वजह से हाथियों को भी नुकसान होता है क्योंकि फिर मानव अपनी तरह से अपनी जान बचाने के लिए उनको मारता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक उनके बीच का जो संघर्ष है उसको समाप्त किया जा सके, इसीलिए लैमूर हाथी अभयारण्य का छत्तीसगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। चर्चा में क्यों है इस पर ध्यान देते हैं कि सरकार द्वारा प्रस्तावित रिजर्व के क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर करने की योजना बनाई जा रही है। इस वजह से लैमूर हाथी अभयारण्य विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। तो पहले तो ये बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से ये बड़ा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद था क्योंकि जब इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो एरिया था बहुत ज़्यादा था, जिसमें जो कोयला के क्षेत्र थे, ये जो कोयले की हमारी खदानें थी वो भी वहाँ पर इसके अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर अनुसंधान जो भी खोज के कार्य चल रहे थे उन्हें बंद करना पड़ता। इस वजह से ये चर्चा में था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने इसके जो क्षेत्रफल को कम कर दिया है, 450 वर्ग किलोमीटर रखा है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये विवाद में है और कहा जा रहा है कि इसके क्षेत्र को और कम किया जाए। तो आगे आने वाले समय में इस पर कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो कथन है वो है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में काई की एक विदेशी प्रजाति की खोज की गई है। दूसरा है, भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इसका प्रजाति का नाम ब्रायम भारती एंसिस रखा गया है। और तीसरा है, ये भारतीय अंटार्कटिक मिशन के 4 दशकों में खोज की गई दूसरी पादप प्रजाति है। तो इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाता है। ये 3 कथन दिए गए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, तीसरा कथन गलत है। एक बार फिर से कथन पढ़िए। पहला कथन है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में काई मतलब मॉस की एक प्रजाति की खोज की गई है, बिल्कुल सही है, ये एक देसी प्रजाति है। और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन, हमारा भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन वहाँ पर स्थित है, तो यहाँ इसी के नाम पर ब्रायम भारती एंसिस इसका नाम रखा गया है। और तीसरा है कि ये भारतीय अंटार्कटिक मिशन के 4 दशकों में खोज की गई दूसरी नहीं बल्कि ये पहली पादप प्रजाति है। तो अब पहली कोई पादप प्रजाति यहाँ पर खोजी गई है भारत के द्वारा, तो ये पहली पादप प्रजाति हो जाती है भारतीय अंटार्कटिक मिशन के तहत। तो पिछले 4 दशकों मतलब 40 सालों में हमने पहली पादप प्रजाति खोजी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए, इसका नाम है ब्रायम भारती एंसिस। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा और पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि तीसरे में दूसरी पादप प्रजाति नहीं बल्कि पहली पादप प्रजाति हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।